55 और 95, हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। तख्लीकात पेश की गई। आज की तीसरी और ग़ालिबन आखिरी जो तख्लीक है, जनाब साबिर गौहर साहब को मैं चाहूँगा तो अपनी कहानी या जो भी आप तख्लीक लाएँ उसको पेश करेंगे। मेरी तख्लीक का उन्वान है राख में दबी चिंगारी। लाल टमाटर लाल टमाटर ताज़ा और कौली भिंडी, आलू ले लो, मेथी, पालक, करले, करेला, गोभी, गाजर, मूली जैसे शोर के दरमियान चंद्रमोहन सब्जी और फल फ्रूट की खरीदारी करके लौट रहे थे। वो छतरी लिए आहिस्ता आहिस्ता घर की जानिब रवां थे। सर पर कैप, कमीज पतलून में अड़सी हुई, कमर पर चमड़े का बेल्ट, दूसरे हाथ में थैली थी। किसी दुकानदार या शनासा के खैरियत पूछने पर सर की हल्की सी जुम्बिश से जवाब देते या खुद ही किसी से खैरियत पूछ लेते। म्यूनसिपलिटी में हेड क्लर्क होने की वजह से उनकी जान पहचान और हरदी लजीजी नुमाया थी। उनकी ईमानदारी और नर्म लहजा दूसरों को दोस्त बनाने में माविन रहा था। नाम तो इनका चंद्रमोहन तिवारी था, लेकिन साथी मुलाजिम और दोस्त और अहबाब इन्हें चंदू भैया कहकर बुलाते थे। घर में बीवी और 2 बच्चे, यही इनका परिवार था। रिटायरमेंट को 1-1.5 माह का अरसा बाकी था। उन्होंने कोशिश करके बेटे राजमोहन को एक कंपनी में जॉब दिला दी थी। वो मुतमईन थे कि बेटा भी कमाने लगेगा तो घर के अखराजात में सहारा बनेगा। बेटी परमीला उर्फ पम्मी अभी पढ़ाई कर रही थी। इनके दोस्तों में खान साहब ने तो रिटायरमेंट के बाद मस्जिद संभाल ली थी। पांडे जी का बुरा हाल था। बड़े घराने की बहू ले आए थे। घर में इतनी झकझक बकबक होती कि घर बार छोड़कर ओल्ड एज होम को ठिकाना बना लिया। अहमद अली की किराना दुकान थी। वो अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी दुनिया में मगन थे। आनंद की बीवी का इंतकाल हो चुका था। बेटा और बहू दोनों टीचर थे, इसलिए बच्चों की जिम्मेदारी आनंद के सुपुर्द थी। चंदू भैया चलते चलते सोच रहे थे रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड और दीगर मदों से काफ़ी रकम इकट्ठा हो जाएगी। इसी से राज की शादी करना है। बेटी के लिए अभी से जेवर बनाकर रख लेने और लगे हाथ बीवी के लिए भी छोटा मोटा जेवर खरीदने की सोच के साथ वो खुद ही मुस्कुरा पड़े। मैंने आज तक सरस्वती को कोई भी जेवर लेकर नहीं दिया। वो कितनी चिड़चिड़ी हो गई है। मेरे हाथों किया हुआ कोई भी काम उसके मन को नहीं भाता। वो मेरे हर काम में कीड़े निकालना अपना फर्ज समझती है। खैर, अब उम्र के इस पड़ाव पर इसे जेवर लेकर दूंगा तो कितनी खुश हो जाएगी। अचानक एक तरफ गर्दन झटक कर मिनमिनाए, क्या करें, घर की ज़रूरतें पूरी करते करते उम्र बीत गई। बस कुछ दिन और फिर तो रावी चैन ही लिखता है। यही सब कुछ सोचते हुए घर में दाखिल हुए। चंद्रमोहन तिवारी घर में दाखिल हुए। सामने सोफे पर राजमोहन बैठा टीवी देख रहा था। टीवी पर कोई सीरियल चल रही थी। बाप के घर में आ जाने के बावजूद इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजरें बदस्तूर टीवी स्क्रीन पर जमी रही। आहट सुनते ही सरस्वती किचन से निकलकर हाल में दाखिल हुई और बिजली की तरह गरजी, आ गए मंडी से, क्या लाए, इतनी देर क्यों लगा दी? सरस्वती ने चौका लगाया। चंद्रमोहन ने हाँफते कांपते बगल से छतरी निकालकर एक तरफ रखी और थैली अपनी बीवी की तरफ बढ़ा दी। उसने झटके से थैली हाथ में ली और झांक कर चिल्लाई, हे भगवान, फिर वही बैगन उठा लाए, तुम किसी काम के नहीं हो। वो जिज्बिज होकर बोले, अरे भाग्यवान, पहले देखो तो सही, और भी कुछ लाया हूँ। माँ बाप की नोक झोंक के दरमियान पम्मी ने अंदर से आवाज लगाई, पापा मेरे मोबाइल का रिचार्ज किया क्या? अरे बेटा सॉरी, चक, मुझे मालूम था तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं 2 दिन से चिल्ला रही हूँ, मुझे कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करना है। पापा तुम भी ना।
पम्मी अंदर से यही बाप पर बिगड़ रही थी, नाराज ना हो बेटी, अभी जब बाहर जाऊंगा याद से रिचार्ज करवा दूंगा। इसी असना में रामू पानी ले आया। मालिक ये लो पानी, पहले पानी पी ले। चल रे रामू, अपना काम कर, बड़ा आया मालिक वाला। रामू हक्का बक्का मालकन को देखने लगा। अपना गमछा लेकर मुंह पोंछते हुए चंद्रमोहन को पानी देकर किचन की तरफ चला गया। अभी चंद्रमोहन ने गिलास से मुंह लगाया ही था कि रिमोट कंट्रोल से टीवी का चैनल बदलते हुए राजमोहन भी बीच में कूद गया। पापा सच तो है, आप कोई काम ढंग से नहीं करते, माँ कितना परेशान हो जाती है। आप ध्यान से काम किया करें। पानी पीकर गिलास एक तरफ रखते हुए चंद्रमोहन बोले, क्या नहीं करता, सब तो करता हूँ, लेकिन तुम लोग बस हाथ पर दही जमाने का काम करते हो। अरे भाई, भूल गया मम्मी का मोबाइल रिचार्ज करने को, कहा तो कि जब बाहर जाऊंगा कर दूंगा रिचार्ज। हाँ बस बस, अब निकालो हमारी गलतियां, यही तो सीखा है तुमने। कहती हुई सरस्वती अंदर की तरफ चली गई। चंद्रमोहन बेचारगी से मुंह तकते रह गए। लो मालिक चाय। रामू इन्हें चाय देते हुए बोला। वो चाय लेकर पीने लगे। राजमोहन फिर टीवी में मगन हो गया। म्यूनिसिपैलिटी में चंद्रमोहन की अलविदाई तकरीब थी। तमाम मुलाजमीन के अलावा चंद दोस्त भी मौजूद थे। अगर कोई नहीं था तो इनके घर वाले, जबकि इन्हें खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। हर कोई इनकी ईमानदारी, दयानतदारी और काम करने की लगन अपने अपने अल्फाज में बयान कर रहा था। वो बार बार शामियाने से बाहर मेन गेट की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी खास मेहमान का इंतजार हो, लेकिन हर बार मायूसी दामन गिर हो जाती। वो सच मानों में सरस्वती के मुंतजिर थे। चाहते थे कि आज सरस्वती भी देख ले कि जिसने कभी अपने सुहाग की परवाह नहीं की, जिसकी घर में कौड़ी की इज्जत नहीं। इस निकम्मे को म्यूनिसिपैलिटी और गांव भर के लोग किन अलकाबात से याद करते और सर आंखों पर बिठाते हैं। वो उदास चेहरे के साथ कुर्सी पर विराजमान थे। लोग समझ रहे थे चंदू भैया अपनी जिम्मेदारियों के एहसास और रिटायरमेंट से अफसरदगी का शिकार हैं। माइक पर खान साहब का नाम पुकारा गया। वो आगे बढ़े, फूलों का गुलदस्ता पेश किया और गले मिलते हुए पूछा, चंदू भैया आगे की कोई प्लानिंग है या घर गृहस्थी में ही लगे रहोगे? चंद्रमोहन की आंखों से दो मोती ढलक पड़े। अभी कुछ नहीं, पहले बच्चों की शादी कर दूं फिर कुछ सोचेंगे, कहते हुए फूट फूट कर रोने लगे। पीछे से पांडे जी ने थपकी दी। अब आराम करने के दिन आए। मुझे तो लग रहा था तुम खुशी खुशी इस तकरीब का हिस्सा बनोगे, तुम तो रो रहे हो। पांडे जी का जख्म हरा हो गया। वो रुआंसे होकर कांपती आवाज से अपने दोस्तों को तसल्ली दे रहे थे। अहमद अली और आनंद ने भी इन्हें गुलाए अकीदत पेश किया। चीफ ऑफिसर ने प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी की रकम जल्द ही अदा कर देने की सिफारिश अपने सदारती खुतबे में की। वो चंदू भैया की मेहनत, लगन और बर्ताव को मिसाली करार देते हुए दीगर मुलाजमीन को इस राह का मुसाफिर बनने की सलाह दे रहे थे। चीफ ऑफिसर के सदारती खुतबे के बाद अलविदाई तकरीब का इख्तिताम हो गया। चंदू भैया बोझल कदमों से अपने दोस्तों के हमरा घर की तरफ रवाना हो गए। चंद्रमोहन ढेर सारी शाल और गुलदस्तों में लदे फंदे घर में दाखिल हुए। मालिक आ गए। सरस्वती ने खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए रामू को देखा। रिटायर होकर आए हैं, कोई कानून का खजाना थोड़ी ना लाए हैं। तू चल अपना काम कर, मालिक का चमचा कहते हुए इन्हें देखने लगी। चंद्रमोहन ने शालों और गुलदस्तों को एक तरफ रखते हुए सादगी से पूछा, तुम लोग क्यों नहीं आए? सब इंतजार कर रहे थे। क्या मिल जाता? अब तो पेंशन पर गुजारा करना पड़ेगा, सरस्वती ने इसी रूखे अंदाज में जवाब दिया। वैसे भी पूरी तनख्वाह में कौन सा सुख दे दिया है हमें? इसके लहजे में तलखी साफ झलक रही थी। चंद्रमोहन बेजारी से गर्दन झटक कर वॉशरूम की तरफ चले गए। उन्होंने मजीद कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। वॉशरूम से निकलकर जब वो अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, बेटी पम्मी अपने बेड पर औंधी लेटी अपनी किसी सहेली से मोबाइल फोन पर बातें कर रही थी। वो कह रही थी, मेरे घर वाले मेरी शादी की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड जो भी हो मेरे पापा के जैसा निकम्मा ना हो। उन्होंने आज तक हमें कोई खुशी नहीं दी। आए दिन घर में जंग छिड़ी रहती है। बाबा की वजह से घर नर्क बनकर रह गया है। मैं तो सोच रही हूँ घर वालों से कह दूं कि मैं अपनी मर्जी से ही शादी करूंगी।
चंद्रमोहन को महसूस हुआ किसी ने पिघलता शीशा कानों में डाल दिया हो। कान सन सन बजने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक तरफ पम्मी की आवाज कानों में गूंज रही थी, दूर कहीं से राजमोहन की आवाज इन आवाजों में घुल रही थी। पापा सच तो है, आप कोई काम ढंग से नहीं करते, माँ कितना परेशान हो जाती है। आवाज की इन लहरों में एक और करख्त लहजा शामिल हो गया। रिटायर होकर आए हैं, कोई कानून का खजाना थोड़ी ना लाए हैं, अब तो पेंशन पर गुजारा करना पड़ेगा। तीनों के चेहरे बारी बारी आंखों के सामने घूम रहे थे। सन सन करते कान, आवाज की बहती लहरों का शोर। चंद्रमोहन का कमजोर बदन हिचकोले खाने लगा। अगर रामू ने संभाल नहीं लिया होता तो वहीं ढेर हो जाते। रामू ने मालिक मालिक कहते इन्हें थपथपाया, लेकिन वो खाली खाली आंखों से बस रामू को घूर रहे थे। जैसे तैसे करके कमरे में ले गया और पलंग पर लेटाकर सर की मालिश करने लगा कि क्या हुआ मालिक, लेकिन वो अब भी खाली नजरों से उसे घूर रहे थे। मैं बहुत निकम्मा हूँ, मैंने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अब तो रिटायर हो गया हूँ। रामू तू जा, मैं भी चला जाऊंगा। धीरे धीरे चंद्रमोहन पर गुनूदगी तारी होने लगी। रामू ने इन्हें सीधा किया और बदन पर चादर डाल दी। अभी वो कमरे से बाहर निकला ही था कि राजमोहन से सामना हो गया। अरे रामू, पापा आए नहीं? आ गए छोटे मालिक, थके हुए थे, अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, खाना भी नहीं खाया। रामू ने राम कथा सुनाई। हाँ चल मेरे लिए खाना लगा। माँ कहाँ है? उन्होंने खाना खाया? पता नहीं छोटे मालिक, मैं धोबी से कपड़े लाने गया था, रामू ने कहा और किचन की तरफ लपका। रामू खाना लगाने की तैयारी करने लगा। तब तक सरस्वती, राजमोहन और परमिला तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। खाना खाने के दौरान किसी ने भी चंद्रमोहन को याद नहीं किया। राजमोहन तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। इसकी नजर हाल में रखे कांच के टेबल पर पड़ी। पेपर वेट के नीचे एक पर्ची दबी हुई थी। वो पीछे को मुड़ा और पर्ची उठाकर देखा। तकरीबन चीखने के से अंदाज में हाक लगाई, माँ, परमिला, पापा कहाँ है? ये देखो वो घर छोड़कर चले गए। सरस्वती ने झट से पर्ची इसके हाथ से छीन ली। लिखा था, प्यारी सरस्वती और बच्चों, मुझे माफ करना, मैं म्यूनसिपैलिटी का एक मामूली सा क्लर्क। ईमानदारी और दयानतदारी ही मेरा कीमती असासा है। बहुत कोशिश करके भी मैं तुम्हें खुश नहीं रख सका। सरस्वती, तुम्हें मुझसे जरूर शिकायत होगी। तुम्हारी ख्वाहिशात के शोलों को दबा दबा कर मैंने राख किया। बच्चों की खुशियों को धुएं की शक्ल देकर उड़ाने की कोशिश की। अपनी ख्वाहिशात की चिंगारी का गला घोंट कर राख में मिलाता रहा। मेरी कोशिश रही कि परिवार को बांध कर रखूं, अपनी गुर्बत और इज्जत को बचाए रखूं। तुम मुझ पर बरसती रही, मैं जब्त करता रहा। तुमने कभी मेरी इज्जत नहीं की, मैं खामोश रहा। बच्चे मुझे नाकारा और निकम्मा समझते रहे। घर की इज्जत पर आंच ना आए इसलिए बर्दाश्त करता रहा। लेकिन जब मेरी अपनी बच्ची ने अपनी सहेली से कहा, मेरा हस्बैंड जो भी हो मेरे पापा के जैसा निकम्मा ना हो, रोज की झकझक बकबक से घर नर्क बन गया है, मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई। घर के सुकून के लिए अपनी जिन ख्वाहिशात को राख किया, शायद इस राख में दबी किसी चिंगारी ने मेरे जमीर की आग भड़का दी। अगर तुम मेरी मजबूरी को समझती, मेरे दर्द का दरमा बनती, तो शायद मेरे बच्चे मुझे निकम्मा नहीं समझते। वो समझते हैं कि मेरी वजह से घर नर्क बन गया है, तो फिर मेरा यहाँ रहना बेकार है। पर्ची पढ़ने के बाद सरस्वती ने बच्चों की तरफ देखा। इसके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी। पर्ची माँ के हाथ से लेते हुए राजमोहन बोला, घर छोड़कर चले गए? अरे वो अब बच्चे हैं क्या? हाँ जाने दो, 2-4 दिन में खुद ही लौट कर आ जाएंगे। तुम ऑफिस जाओ, कुछ नहीं होगा। सरस्वती ने इसी अंदाज में कहा। माँ, तुम समझ नहीं रही हो, वो घर छोड़कर चले गए हैं। राज पहलू बदल कर बोला, हाँ मैं जानती हूँ वो घर छोड़कर गए हैं। इस आदमी ने मुझे कभी सुख नहीं दिया, जिंदगी भर झेलती आई हूँ। सरस्वती अपनी धुन में बके जा रही थी। पम्मी ने भाई और माँ को बारी बारी देखा। वो सोच रही थी, मैंने अपनी सहेली से फोन पर जो बातें की वो पापा को कैसे मालूम हुई। वो परेशान थी। उसने कहा, भाई पापा कहाँ जा सकते हैं, इनके दोस्तों से पता करते हैं। पम्मी फिक्रमंद थी।
कहीं भी गए हो, शाम तक वापस आ जाएंगे, तुम ऑफिस जाओ, कुछ नहीं होगा। पम्मी अपने कमरे में चली गई। बात आई गई हो गई। 1 महीना होने को आया, चंद्रमोहन का कोई पता न चल सका। अहमद अली और खान साहब ने घर आकर पूछा, लेकिन इनसे कह दिया गया बैरून शहर गए हुए हैं। घर का राशन खत्म हुआ तो सरस्वती को एहसास हुआ कि राशन भरने के लिए पैसे नहीं है। पम्मी कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। माँ, कॉलेज की फीस भरना है। प्रिंसिपल साहब ने कई बार टोका, अब क्या जवाब दूं? पापा थे तो ये नौबत कभी नहीं आई। कहाँ से लाऊं पैसे? वो तो घर छोड़कर चले गए। क्या पता रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी हमें मिलती है या नहीं। जो आज थी वो भी खत्म होती दिखाई देती है। सरस्वती परेशान होकर बोली। दरमियान में रामू बोल पड़ा, मालकिन, मेरा महीना पूरा हुए 10 दिन ऊपर हो गए। मेरी तनख्वाह कब देगी? तू रुक जा रामू, 2-4 दिन में तेरे मालिक आ जाएंगे, फिर ले लेना। सरस्वती ने रामू को तसल्ली दी। कहाँ मालकिन, उनको तो घर छोड़कर गए महीना हो गया। आप लोगों ने इन्हें ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। पीछे से राजमोहन की आवाज आई, जो सोफे पर बैठा रिमोट से खेल रहा था। स्क्रीन चल रही थी। रामू सच कहता है माँ, तुम्हारी बातों में आकर हमने पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं की, उन्हें तलाश नहीं किया। न जाने किस हाल में होंगे। सरस्वती को कुछ कुछ अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसके चेहरे से निदामत झलकने लगी। ये सच है माँ, तुम हमेशा पापा को बुरा बोलती रही, इन्हें कोसती रही। हम तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते रहे। परमीला ने अपनी माँ को मुखातिब करके कहा। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, पापा घर की हर जरूरत का ख्याल रखते थे। हर चीज अपने वक्त पर पूरी हो जाती थी। यहाँ तक के घर के ज्यादातर काम भी वो खुद ही अंजाम दे लिया करते थे। मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिक बिल, राशन से लेकर सब्जी तरकारी और वो सब कुछ जिसकी जरूरत होती पूरी हो जाती। लेकिन तुमने कभी इनकी परवाह नहीं की। हम भी इन्हें निकम्मा, नाअहल और जालिम समझने लगे। इनका कभी वो एहतराम नहीं किया इनका कभी वो एहतराम नहीं किया जिसके वो मुस्तहिक थे। वो मुसलसल बोले जा रही थी। इनकी जो तस्वीर तुमने हमारे जहनों में बनाई थी, अनजाने में मेरी जुबान से उसका इजहार पापा के घर छोड़ने का सबब बन गया। सच है, बाप ही स्वर्ग का दरवाजा होता है माँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है। चलो उनको ढूंढ लाते हैं। राजमोहन सोफे पर बैठे बैठे फिर बोला, मैंने खान साहब और अहमद अली चाचा से पूछा था। उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया था। आनंद अंकल ने मुझसे पूछा था, क्या चंदू भैया बीमार हैं? कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। मैं इन्हें कोई जवाब नहीं दे सका। अब मुझे भी तशवीश हो रही है। उसने टीवी का चैनल बदलते कहा, हमें पम्मी सही कहती है, इन्हें चलकर ढूंढना चाहिए। अब सरस्वती को अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास होने लगा। हाँ मेरे बच्चों, मैंने अपने हीरे जैसे पति की कदर नहीं की। दरअसल मेरी मांग से पहले वो अपना फर्ज पूरा कर दिया करते थे। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि जरूरत क्या होती है। वो थोड़ी तनख्वाह में भी घर का निजाम चलाने का हुनर जानते थे। उनका समाज में बुलंद रुतबा था। घर की बातें बाहर जाएं वो अपनी तौहीन समझते थे, इसलिए मेरी ज्यादतियों को भी बर्दाश्त करते रहे। चलो पांडे जी से मिलकर पूछते हैं, कहीं वो भी तो ओल्ड एज होम में नहीं। वो सिसक पड़ी। सब बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। टीवी स्क्रीन पर अन्नू कपूर का अ गोल्डन एरा प्रोग्राम जारी था। अन्नू कपूर के बोलते प्रोग्राम का आखिरी गीत फिल्म जीने की राह, इसी के साथ मैं रुखसत होता हूँ, फिर मिलेंगे। स्क्रीन पर गीत चलने लगा। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, गलियों में वो नसीब के मारे निकल पड़े। साबिर गवार साहब ने एक अपनी तकलीफ पेश की है। इस पर जो साहब तबसरा करना चाहे तबसरा कर। राख में भरी चिंगारी। जैसे ही आपने वो फिल्म का नाम लिया, इधर मैं भी साथ में वही
चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। बहरहाल अफसाने में कुछ एरर्स है काफी ज्यादा, कहानी है उसमें, बयानिया अच्छा है, और वही जो आपके अफसानों की जो बात रही कि तवील होते हैं और उसमें वजाहत ज़्यादा होती है। तो जैसे पहले वो जब फिल्में आया करती थी, घर हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा, इस टाइप का एक अफसाना है। लेकिन अफसाने का इख्तिताम अच्छा लगा कि भाई इसमें बताया नहीं गया कि वो मिले कि नहीं मिले, इसी को बोलते हैं अफसानवी इख्तिताम। अब इसमें जो जिस मजहब में पैदा होता है, अपने मजहब का परवरदा रहता है, वैसी कहानियां सुनता है। तो जाहिर सी बात है जो पूरा नक्शा आपने खींचा है वो एक नॉन मुस्लिम घर खानदान का नक्शा आपने खींचा है। तो और फिर उसका तलफ़ुज़ ये है सरस्वती हो, सरस्वती। तो सरस्वती को कारून का खजाना कैसे मालूम? अगर उसको बोलना ही चाहिए कि कुछ कारून का खजाना लेकर नहीं आए, वो जिस धर्म की है तो वहाँ पे राजा भोज या कुछ इस तरीके के उनके अपने कृष्ण चंद्र ये वो वहाँ पे इस तरीके से आप मिसाल देते तो ज्यादा बेहतर था। अब चूंकि आपके तमाम किरदार नॉन मुस्लिम है तो उसमें बहुत सारी जगह जो वाज और नसीहत है उसमें बहुत बलीग उर्दू के लिए अल्फाज आए, वहाँ पे आप उसको जैसे परिवार लफ्ज वगैरह आपने जो इस्तेमाल किया है, तो ऐसे ही आप कोशिश करते हो। आप देखना बहुत सारी जगहों पर असासा ये वो सब चीजें, तो वहाँ पे आप पूंजी लिख सकते हो, तो उसको थोड़ा सा हिंदिया देंगे तो वो बाकायदा एक अपने उसका जो तकाजा है किरदारों की वजह से, तो जबान का तकाजा वहाँ पे उसका फुलफिलमेंट हो जाएगा। और वो कलर का था, सोचने वाली एक बात यह है कि वहाँ पे उसने कलर को होते हुए उसके यहाँ पे रामू नाम का नौकर भी है, जबकि हम जैसे अच्छे लोगों के भी घरों में वहाँ पे नौकर भी नहीं रहा। अच्छा, वो धोबी कहाँ से कपड़े भी ला रहे, इन उनके कपड़े भी बाहर जा रहे हैं। तो इन एरर्स को जरा सा देख लेना, और इसमें एक थोड़ा सा इसमें मंतिकी जवाब ये लाइए कि वो उसकी बीवी जो सरस्वती है उससे नाराज क्यों रहती थी, क्योंकि आपने क्या किया कि उनकी अदम मौजूदगी की वजह से लोगों का एहसास होना शुरू हुआ, जबकि उनके अंदर जो खूबियां थी, चंदू के अंदर जो भी पूर्णचंद्र मोहन के अंदर जो खूबियां थी, उसका हल्का टच आपके अफसाने में होना चाहिए था। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उस चीज को यकलख्त गायब कर दिया गया जिन चीजों का बाद में एहसास हो रहा है। तो एहसास होने के लिए जवाज का होना जरूरी है, तभी कोई चीज लाशऊर से शऊर की तरफ आएगी ना, कि वो कोई चीज पहले हो चुकी है तो फिर ऐसे वाकयात जब होते हैं तो तब वो उठ कर आती है कि नहीं वो ऐसे थे, इस तरह से। वो वाकयात का होना भले से हल्का टचेस अफसानवी रंग में आप दे सकते हैं वहां पे। तो ये अफसाना आपका मुझे यानी थोड़ा तवील तो था ही, मतलब आपसे मेरी वही हमेशा से एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप अफसाने को थोड़ा सा भले से तवील रहे, लेकिन हर पैराग्राफ इतना बेस्ट रहा है कि उसमें 4 पैराग्राफ बन जाए। चाहे आप 50 पैराग्राफ का अफसाने लिखो, उसमें से 500 पैराग्राफ हम लोग बना ले, ना कि 500 पैराग्राफ को ऐसे आप यानी उसको डायरेक्ट उठा के लेकर आ गए, ऐसा नहीं। क्योंकि आपके पास जबान है, आप एक अरसे से लिख रहे हैं, सहाफत जानते हैं, मुताला अच्छा है, बोलने का हुनर है, लिखने का हुनर है, सारी चीजें हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग जब अपना कोई फन पेश करते हैं तो हाजरीन की और सामाइन की और लिखने लिखाने वालों की तवक्कुआत उनसे बहुत ज्यादा दोचंद हो जाया करती है। तो आपके अफसाने में कहानीपन है और तजस्सुस भी रहा है, बाकायदा कारीन जो मतलब जो हाजरीन है एक तजस्सुस रहा है कि भाई क्या होता है आखिर में, उनके जहन में भी कहानी चली। ये अफसाने की खूबी है, उसी को आप थोड़ा सा और उसको चुस्त कर देते, और जो मैंने जबान के बारे में बात की है उसको आप बाज़ जगह हिंदिया देते आप, तो अफसाना आपका और जबरदस्त हो जाएगा। एक अच्छी तख्लीक पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे पहले जो कहानी इन्होंने पेश की थी अजीज रजा साहब, ये टीचर हैं और वो टीचिंग लाइन की पूरी कहानी सुनाए, है ना। अब ये सियासी आदमी है साबिर गौहर साहब, तो इससे पहले जितनी भी इन्होंने कहानियाँ वगैरह पेश की वही सियासी वो लेकर टॉपिक से पेश की। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये कहानी उन्होंने थोड़ी सी अलग लिखी। मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम जिस फील्ड में वो मत लिखो, कुछ दूसरी फील्ड की लाओ कहानी बहुत वसी है, अफसाने बहुत वसी वो है। अब तुम जो टीचर वही टीचर की कमरा और ये वो टीचर क्लासरूम ये वो, तो जरा सा आदमी को वो होता है। इन्होंने जो इतनी तवील जो कर दिया है ना अफसाना,
मेरे हिसाब से तो वहाँ खत्म हो जाना चाहिए था। जब वो खत पढ़ते रहते हैं, उसमें वो लड़की बोलती है फोन पे कि मेरा शौहर ऐसा होना चाहिए, मेरे बाप जैसा निकम्मा नहीं होना चाहिए, तो वहीं वो अफसाने का एंड कर देने लगा। तो वो कुछ ज़्यादा तासुब देता कि भाई ये कोई चीज़ हाँ, एक अच्छा अफसाना था जो इमरान सर बातें बोले, मैं वही भी बोलने वाला था कि एक नौकर एक कलर के यहाँ पे कैसे है। फिर वो जो ज़बान बोल रहे हैं ना, बहुत कहीं एकदम गाढ़ी उर्दू में है असासा और ये चीज़ें, और कहीं पर फिर हिंदी के लफ्ज़ है। तो कुछ अगर उर्दू के अल्फाज कम करके वहाँ पर हिंदी आ जाए, जो आमतौर पे वो लोग बोलते हैं सामने दूसरे मज़हब में, जो अगर यूपी में भी जाएंगे, मैं सोचा था कि हो सकता है यूपी वाले बहुत अच्छी उर्दू बोलते होंगे, लेकिन नहीं, वो लोग भी मतलब मिली जुली ज़बान ही बोलते हैं, कुछ ना कुछ हिंदी का एक्सेंट उसमें रहता है। तो एक वो हो जाता है। और इख्तिताम जो है वो सही जगह अच्छा लगा है, जहाँ पर आप इख्तिताम किए हैं ना, वो वहाँ तक तजस्सुस था, बरकरार था, उसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा अफसाना। और कोई राख में दबी चिंगारी, एक अच्छा अफसाना पेश किया। इमरान जमी सर ने जो मज़हब और ज़बान के ताल्लुक से राय मैं मुत्तफ़िक़ हूँ। बहरहाल अफसाने में जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी मैं बयान कर रहा हूँ कि घर का एक जो सरपरस्त होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है बच्चों के ताल्लुक से, फैमिली के ताल्लुक से। तो फैमिली वालों को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी कुर्बानियाँ दे रहा है, इस चीज़ का एहसास उन्हें भी होना चाहिए। पूरी फैमिली जो है मादा परस्ती का शिकार है, वो सिर्फ अपनी खुशी, अपनी अना और उसमें परेशान है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। बाप के ताल्लुक से कोई नहीं सोच रहा है कि बाप की क्या ख्वाहिशात। कुछ दिन पहले मैंने मोबाइल पे सुना था, वो अच्छा लगा था मुझे, कि बाज़ार से गुजरते वक्त कोई शख्स जेब में पैसे रखने के बावजूद अपने पसंद की चीज़ ना खरीदे, उसे कंजूस नहीं, उसे बाप कहते। अफसाना मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद। एक तवील लेकिन अच्छा अफसाना है, और मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि बाप जो है वो बड़ा मजलूम किरदार है हमारे समाज, माशरे और अदब का। माँ पर बहुत लिखा गया और लिखा जाता है, लेकिन बाप पर बहुत कम लिखा जाता है। बेचारा सारी कुर्बानियाँ देता है और खामोशी से सब सहता भी है और रुखसत भी हो जाता है। तो अभी हम लोगों को एक सब्जेक्ट दिया गया लाइफ स्किल पढ़ाने के लिए, तो उसकी स्टडी मैं कर रहा था। तो उसमें एक टर्म आई, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, यानी जो चीज़ हमारे पास मौजूद है अगर वो ना हो तो उसकी कद्र का हमको एहसास होता है। ये काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, यानी मिसाल के तौर पर कि अगर मेरा ये अंगूठा नहीं है तो क्या होगा, मेरा अंगूठा है इसलिए मेरे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा हो। यही चीज़ इस अफसाने के अंदर है कि जब तक वो शौहर था उसकी कद्र नहीं थी, शौहर कहो, बीवी का हो या बच्चे का हो, उसकी कद्र नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वो गया तब फौरन जो है उनको एहसास होना शुरू हो गया। यही जो है वो फैक्चुअल काउंटर थिंकिंग, अगर ऐसा होता तो आदमी के अंदर शुक्रगुजारी का, कद्रदानी का जज्बा जो है वो पैदा होता है। एक अच्छा अफसाना है। बस मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अल्फाज को आप जो है वो बड़ी फराज दिली से खर्च करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी जो है अफसाने के अंदर कंजूसी का मुजाहरा जो है आप कीजिए। बस, शुक्रिया। मैं निकाल दूंगा, 2004 या 5 की बात है। अदारा नसीर अदब की नशिस्त थी और सलीम शहजाद साहब की सदारत थी, अतीक सर। सुनो, तो उस वक्त आसिफ इकबाल अकबर मिर्ज़ा ने एक अफसाना सुनाया था।
मैं इनकी उम्र का रहा हूँगा उस वक्त। तो गुजरात के पस मंजर में वो अफसाना था फसादात के। आसिफ इकबाल, अकबर मिर्जा भी बहुत तवील अफसाने लिखते हैं और ऐसे अल्फाज खर्च करते हैं, और उनको मैं हमेशा 25-30 साल में अक्सर ये गवाए अजीज एजाज भाई, अक्सर हम लोग उनकी इस्लाह के लिए बोलते रहे हैं। तो उस वक्त भी मैं तफसीरा वगैरह बस ऐसे नसरी अदब और अंजुमन मुहिबान अदब में पहले से तो एक थोड़ा सी पहचान बनना शुरू हुई थी। तो उन्होंने वही कहा था कि बलवाई जब उस औरत के पीछे दौड़ रहे थे, यानी अभी तक कि मुझको याद है, तो वो कोई हिंदू औरत थी, मतलब गैर मुस्लिम औरत। तो उस औरत का जो तासुर था उसको कोई मुसलमान जो बचाता है, तो औरत ऐसे बोलती तो उससे लगा कि किसी फरिश्ते ने आकर मुझे मतलब बचा लिया है। तो तब मैंने यही एतराज 2004 में किया था मैं, और सलीम शहजाद साहब उस वक्त मेरी बात का वो, और हुसैन आजिज उस नशिस्त में थे, ये सब लोग थे। मतलब तो कहने के मतलब हमारा जिस पसमंजर, जिस धर्म या जिस पसमंजर या जिस सोच के लोगों के बीच में हम लोग का उन किरदारों के बीच में अफसाना जो बुना गया है, तो हम लोगों को शऊरी तौर पे वो चीज़ सोचना चाहिए कि हमारे मुकालमे या हम जो 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 जिन चीज़ों का रेफरेंस दे रहे हैं वो हमारी उसी सोच के मुताबिक होना चाहिए। इसीलिए मैंने वो उस चीज़ को कहा था कि कारून का खजाना उसको कैसे मालूम है साहब। साबिर गौहर साहब के अफसाने पर काफ़ी तबसरे हुए। एक अच्छा अफसाना था, मगर जो कुछ नकाइस हैं कि उसको चुस्त किया जाए और जो डायलॉग वगैरह बढ़ाया जाए, तो एक अच्छी कहानी जो है उसमें अगर मैं फिल्म बनाना चाहूँ तो उसका किरदार क्या होगा। वो जो चंदू है कन्हैया लाल, उसकी बीवी है ललिता पवार, और वो लड़का जो है उसका जो टीवी में रहता है वो रंजीत, और वो जो लड़की है वो अरुणा रानी है। अरे तो ये सब कहानी ये किरदार हो गया। मैं तो उनको मुबारकबाद देते हुए साबिर गौहर को मैं आप खुतबा सदारत की आता हूँ कि आपकी रिजवान रब्बानी सर जो है खुतबा सदारत पेश करें और तीनों तहकीकात पर अपना तबसरा पेश करें। रिजवान रब्बानी। वो भी और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।